तो देखो हम लोग पढ़ रहे थे कैश बजट, ठीक है। कैश बजट में हम लोगों को क्या मिलता है, मतलब कैश बजट करके बेनिफिट क्या है, बताओ क्यों हम लोग कैश बजट करते हैं। कैश बजट से हम लोगों को क्या मिलता है, मतलब रिजल्ट क्या है, आउटपुट क्या है कैश बजट बनाने से। बजट तो एक एस्टिमेटेड वैल्यू होता है ना, कैश बजट मतलब कैश का एस्टिमेटेड वैल्यू हमें मिल जाएगा कि जिस पीरियड के लिए हम लोग कैश बजट बना रहे, चाहे वो क्वार्टरली हो, मंथली हो या फिर जैसा भी हो, उसमें हम लोग को क्या मिलेगा एट द एंड ऑफ द मंथ। हम लोगों को अगर मंथली बना रहे हैं तो एट द एंड ऑफ द मंथ हम लोगों को क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा कैश का, कि कैश का क्लोजिंग बैलेंस क्या है। तो इसीलिए हम लोग कैश बजट बनाते हैं, और बजट तो एस्टिमेटेड होता है, तो एस्टिमेटेड ही हम लोग को मिल जाएगा कि अगर हम लोगों का कलेक्शन इतना है, मतलब रिसिप्ट कितना है और पेमेंट कितना है, दोनों के अंदर जो डिफरेंस आएगा, अगर रिसिप्ट सपोज है 10,000 और पेमेंट है 8,000, तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 2,000, ठीक है। और जब हम लोग मतलब सिक्वेंशियली दो, मतलब मान लो जैन फेब मार्च इस तरह से अगर हम लोग मतलब कैश बजट बना रहे सिक्वेंशियली, तो क्या होता है किसी एक मंथ का जो क्लोजिंग बैलेंस, सपोज जैन का जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वही फेब का क्या हो जाता है ओपनिंग बैलेंस। इस हिसाब से हम लोगों ने सीखा था, और उसके साथ टोटल कॉलम भी हम लोगों ने किया था। इससे क्या होता है हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो मतलब आंसर जो है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ, हम लोगों ने क्वेश्चन को सही सॉल्व किया है कि नहीं किया है। उसका भी मैंने तरीका बताया था कि किस फॉर्मेट से अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग को आंसर जो है वो पता चल जाता है कि हमारा क्वेश्चन सही है कि गलत। तो देखो मैंने तुम लोग को जो होमवर्क दिया था, तुम लोग तो कुछ नहीं बोल रहे, ठीक है हम करवाते हैं। देखो स्क्रीन शेयर हुआ है, हेलो है मैम। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है ये मैंने करवाया था, ठीक है। इसका ये क्वेश्चन जो था इसका कैश बजट करना था। इसमें ये देखो क्वेश्चन देखो यहाँ पर पूछा क्या है, प्रिपेयर ए कैश बजट फॉर द मंथ्स ऑफ अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर एंड प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फॉर द 3 months ended 31st December 2012 showing actual profit, ठीक है। तो मैंने बोला था कि पॉइंट ए करवा दिया था मैंने, और पॉइंट बी जो है वो तुम लोगों को मैंने होमवर्क में दिया था कि तुम लोग सॉल्व करके रखो, लेकिन तुम लोगों ने तो किया नहीं है। तो इनकम स्टेटमेंट मतलब क्या होता है बताओ, इनकम स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, पीएल, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर स्टेटमेंट वाइज बनाएंगे, यानी जो टी शेप है टी शेप के थ्रू से नहीं बनाएंगे, नॉर्मल स्टेटमेंट वाइज बनाएंगे। और हम लोगों को अगर इनकम स्टेटमेंट बनाना है तो क्या हम लोग को चाहिए, सेल चाहिए। सेल से हम लोग क्या लेस कर देंगे, कॉस्ट। सेल से कॉस्ट लेस कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट हम लोगों को पता करना था, तो तुम लोगों ने कुछ भी कोशिश नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, नहीं कर रहे हो, कोई सा भी क्लास में तुम लोग कोशिश नहीं कर रहे हो, मुझे तो एक दिन भी नहीं सुनाई देता है कि हाँ आज किए। सब तो धीरे धीरे नॉर्मल हो जा रहा है, एग्जाम भी होगा, पढ़ना भी पड़ेगा, इसका मतलब। इनकम स्टेटमेंट अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है कब तक का प्रिपेयर करना है। इनकम स्टेटमेंट देखो प्रिपेयर करना है 3 months एंडेड ऑन दिसंबर, ठीक है। 3 months एंडेड ऑन दिसंबर बोला है तो अक्टूबर से है, ठीक है। वैसे भी जो तुम लोग का कैश बजट किया हो वहां से देखो कैश बजट भी 3 months का था, अक्टूबर टू दिसंबर, और जो ईयर है वो है 2012, जो ईयर है वो है 2012, ठीक है। अब हम लोगों को सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग सेल देख लेते हैं कि सेल कितना था। तो सेल कितना था ये तुम लोगों को बजट से मिलेगा, ठीक है। मतलब जो पॉइंट ए का जो सोल्यूशन है उससे ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर तो अलग अलग किया हुआ है ना। तो सेल का देखो तुम लोग जो बजट बनाए थे उसमें देखो दो तरह का सेल लिखा होगा तुम लोगों ने, एक कैश सेल और एक कलेक्शन फ्रॉम डेटर यानी क्रेडिट सेल। कैश सेल और कलेक्शन फ्रॉम डेटर यानी क्रेडिट सेल। तो तुम लोगों को क्या करना है, कैश सेल और क्रेडिट सेल को मुझे बताना है। तुम लोग मुझे बताओ, तब तक तुम लोग एक काम करो, निकालो कहाँ पर क्या हुआ है, कॉपी वॉपी तो नहीं देख रहे होगे, ढूंढो कहाँ पर लिखे और वहां से मुझे बताओ, नहीं तो कैसे करेंगे। इतना तो हेल्प कर दो। पर्टिकुलर्स और अमाउंट। पर्टिकुलर्स में मुझे लिखना है सेल्स, ठीक है। सेल्स हम दो तरह का लिखेंगे, कैश सेल
और क्रेडिट सेल, क्योंकि प्रॉफिट तो दोनों में ही होगा, चाहे कैश में हो चाहे क्रेडिट में हो। और तुम लोग को करना क्या है, मुझे जस्ट अमाउंट बता दो, कैश सेल और क्रेडिट सेल का अमाउंट क्या है बताओ। 3 मंथ्स का जो बजट बना हुआ है ना वहीं पर मिलेगा, देखो ना, कैश सेल बोल के लिखा होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अमाउंट बताओ। मैम 5,000, 6,000, 8,000। প্রীতম পেয়েছে, বাকিরা পেয়েছে না পাইনি সেটাও বুঝতে পারছি। 5,000, 6,000, 8,000, ये पार्ट ए सॉल्व होगा तभी पार्ट बी हो सकता है। और क्रेडिट सेल 15,000, 18,000 and 20,000। 15,000, 18,000, 20,000, तो 15,000, 18,000, 20,000, ये एक मिनट, 53,000 मैम टोटल। টোটাল 53,000 হচ্ছে। আর ক্যাশ সেল দুটো অ্যাড করে কত হচ্ছে? 72,000। 72,000। लेकिन वहां पर क्रेडिट सेल का टर्म्स देखो एक बार, ठीक है, क्रेडिट सेल सही बता रहे हो, जो मैंने सोल्यूशन करवाया था उसके हिसाब से, मतलब जो पॉइंट ए का आंसर है उसके हिसाब से क्रेडिट सेल जो है वो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो क्या बोला था, ऑल डेटर्स आर अलाउड 1 मंथ क्रेडिट, डेटर को 1 मंथ का क्रेडिट दिया हुआ है, ठीक है। मतलब हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया था, जो सितंबर का क्रेडिट सेल था दैट इज कितना 15,000, उसको हम लोगों ने अक्टूबर में दिखाया था, तभी 15,000 दिख रहा होगा तुम लोगों को। और अक्टूबर का नवंबर में गया था, नवंबर का दिसंबर में गया था। ये तो मतलब रिसिप्ट बेसिस में किया हुआ है, बिकॉज हम लोग कर रहे थे कैश बजट। लेकिन अगर हम लोग को प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो प्रॉफिट तो हर मंथ का कैलकुलेट करना है। बात को समझो, प्रॉफिट जो है मंथली हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि जिस मंथ में जितना सेल हुआ है उस हिसाब से हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। और वहां पर जब कैश बजट बना रहे तो हम लोग को ये चेक करना है कि हर मंथ का कैश का इनफ्लो आउटफ्लो क्या है। तो क्योंकि 1 मंथ क्रेडिट अलाउड था तो सितंबर का जो क्रेडिट सेल का रिसिप्ट है वो अक्टूबर को मिलने वाला था, इसीलिए 15,000 वहां शिफ्ट हो गया था। इसलिए अक्टूबर के कॉलम में 15,000 दिखेगा, नवंबर के कॉलम में 18,000 दिखेगा और दिसंबर के कॉलम में 20,000 दिखेगा। लेकिन हम लोग क्या बना रहे हैं, हम लोग पीएल बना रहे हैं। अब पीएल जब बनाएंगे तो मंथली बेसिस में ही होगा, यानी अक्टूबर का कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे कैश सेल तो क्योंकि उसी मतलब कैश सेल तो जब हम लोग परचेस कर रहे तभी का हो रहा है ना, सॉरी जब सेल कर रहे तभी का हो रहा है। तो अक्टूबर का कैश सेल 5,000, 6,000, 8,000, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये बजट में भी इसी तरह से लिखा हुआ है और पीएल में भी हम लोग इसी तरह से लिखेंगे। लेकिन जब बजट में हम लोग इसे पोस्ट कर रहे हैं क्रेडिट सेल को, तो ये 1 मंथ क्रेडिट वाला ऑप्शन हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो क्रेडिट सेल है यहाँ पर हम लोग को कैसे लेना है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर इसी तरह से लेना है, ठीक है। यहाँ पर शिफ्ट वाला नहीं लेंगे, क्योंकि वहां शिफ्ट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हम लोग को ये पता करना है कि हर मंथ का एस्टिमेटेड जो रिसिप्ट है वो कितना है। लेकिन यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अब अक्टूबर का पैसा नवंबर में मिले या दिसंबर में, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज हम लोग कैश बजट नहीं बना रहे, हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये देखना है कि अक्टूबर में हम लोगों ने कितना सेल किया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या लेंगे, इसीलिए हम लोग अक्टूबर का क्रेडिट सेल 18,000 ले लेंगे। ये देखो, अगर किसी का बजट नहीं भी किया हुआ है तो यहाँ से देख के वो समझ सकता है। ये देखो, ये क्वेश्चन यहाँ से देख के 18, 20 और 25, 18, 20 और 25। मैंने इतना बार बोला, आई होप कि क्लियर है तुम लोगों को, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पीएल बना रहे हैं। और पीएल कैसे कैलकुलेट होता है, वो तो जैसे तुम लोग जब ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट करते हो तो वहां पर आउटस्टैंडिंग रहता है तो ऐड करते हो कि नहीं, ड्यूरिंग द टाइम के लिए होता है ना, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, इसीलिए ड्यूरिंग 3 मंथ्स में जो भी हुआ उसके बेसिस में होगा। प्रीपेड होने से लेस हो जाता है, आउटस्टैंडिंग होने से ऐड हो जाता है। उसी तरह से जिस मंथ का सेल है उसी मंथ का लेना है। तो टोटल कर लो, ये क्रेडिट कैश सब मिला के कितना हो रहा है। 82,000। अब हम लोग यहाँ से लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जो हम लोगों ने सेल किया है उसका कॉस्ट, या फिर सिर्फ कॉस्ट भी हम लोग बोल सकते हैं। तो कॉस्ट में क्या क्या कॉस्ट इनकर्ड हुआ है वो हम लोग पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो कॉस्ट में ये देखो क्रेडिट परचेस, अब परचेस किस चीज का है, कुछ नहीं बोला है तो ऑब्वियसली मटेरियल का मानेंगे। तो क्या क्या होगा, सीओजीएस किस तरह से कैलकुलेट होता है, सीओजीएस कैलकुलेट करने का रूल्स ये होता है, देखो यहाँ पर बता देते हैं। सीओजीएस कैसे कैलकुलेट होगा, ओपनिंग स्टॉक
प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। कितना स्टॉक पहले से था, कितना खरीदा हम लोगों ने और कितना बचा हुआ है, उसी से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, उसी से हम लोगों को मिल जाएगा मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, कॉस्ट शीट याद करो, मटेरियल कंज्यूम्ड मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट वेजेस लगाएंगे, क्योंकि है क्वेश्चन में, क्योंकि पहले क्वेश्चन मैंने करवाया था, इसीलिए देखो तुम लोग को पता होना चाहिए कि वेजेस था बजट में। देखो ना वेजेस लिखे होंगे, वेजेस था, ये देखो वेजेस 3000 पर मंथ, सेलिंग ओवरहेड दिया हुआ है, रेंट दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट वेजेस दे देंगे, उसके बाद हम लोग सेलिंग ओवरहेड देंगे, मतलब ये माइनस करते जाना है यहाँ के बेसिस पे। उसके बाद कौन सा एक्सपेंस आएगा, सेलिंग ओवरहेड, उसके बाद रेंट लगा देंगे, फिर एक इक्विपमेंट सेल करके लॉस हुआ था तो उसे भी एडजस्ट करेंगे, तो हम लोगों को प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, सबसे पहले हम लोगों को मटेरियल का खर्चा कैलकुलेट करना है, यानी कितना मटेरियल हम लोगों ने कंज्यूम किया है वो कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन में यही वाला पॉइंट जो था थोड़ा ट्रिकी है, मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालोगे। तो यहाँ पर हम दिखा रहे, देखो कैसे कैलकुलेट करना है, मटेरियल कंज्यूम। तो मटेरियल कंज्यूम्ड इसमें पहले किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, पहले लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, तो देखो ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट करेंगे हम लोग, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे 3 मंथ्स का। तो फिर अक्टूबर का ओपनिंग स्टॉक क्या होगा, जो सितंबर का क्लोजिंग स्टॉक है, और ये जो बैलेंस शीट दिया हुआ था ये सितंबर का ही दिया हुआ था, और सितंबर का क्लोजिंग स्टॉक देखो यहाँ पर गिवन है, कितना है 20,000। सितंबर का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो है 20,000, तो 20,000 हम लोग को लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख रहा है 20,000। उसके बाद परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल परचेज हम लोग को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो रॉ मटेरियल परचेज कितना है देखो, तो रॉ मटेरियल परचेज यहाँ पर चेक करो कितना है, कौन से मंथ का हम लोग कर रहे हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो 23,000, 27,000, 26,000, तो ये 3 लिखेंगे, 23,000, 27,000, 26,000। तो 23 प्लस 27 प्लस 26, तो ये हो गया 76,000। तो रॉ मटेरियल परचेज हम लोग को पता चल गया 3 मंथ्स का कितना हो रहा है। लेस करना है हम लोगों को क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए हम लोग एक वर्किंग नोट बनाएंगे। तो ये पेज भी हम लोगों को चाहिए, तो इसको छोड़ के नेक्स्ट वाले में जाते हैं, वर्किंग बनाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले अक्टूबर का जो ओपनिंग स्टॉक है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट किस तरह से कर सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक के लिए हम लोग को करना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक, यहाँ लिख देते हैं ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सीओजीएस इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है क्लोजिंग स्टॉक। क्यों, क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करना है, कितना मेरे पास पहले से अवेलेबल था दैट इज ओपनिंग स्टॉक, कितना हम लोगों ने खरीदा, और सीओजीएस मतलब कितना हम लोगों ने सेल कर दिया उसका कॉस्ट। ठीक है, ये है ऑलरेडी अवेलेबल स्टॉक, ये है न्यू परचेज जो हुआ है, तो टोटल अवेलेबल स्टॉक फॉर सेल, और जितना सेल हो गया तो जो बचा है दैट इज क्लोजिंग स्टॉक, इसी को हम लोगों को फॉलो करना है। तो अब देखो ओपनिंग स्टॉक कौन सा होगा, अक्टूबर का ओपनिंग स्टॉक होगा, सितंबर का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, तो सितंबर का क्लोजिंग स्टॉक अभी हम लोगों ने देखा दैट इज 20,000। ठीक है,
और परचेज। अब अक्टूबर में कितना परचेज हुआ है देखो, अक्टूबर में परचेज कितना हुआ है 23,000 और यहाँ पर वेजेस भी था, ठीक है। तो वेजेस नॉर्मली क्या होता है, परचेज के साथ ऐड होना चाहिए, वेजेस तो परचेज के साथ ऐड होना चाहिए। ट्रेडिंग में भी हम लोग यही फॉलो करते हैं, कॉस्ट शीट में भी यही फॉलो करते हैं। तो वेजेस जो है वो मटेरियल परचेज के साथ ऐड होना चाहिए। तो 23,000 का देखो यहाँ पर परचेज है और लेबर जो चार्जेस मतलब वेजेस जो है वो तो 3,000 है हर बार, ठीक है। तो 23,000 प्लस 3,000 तो वेजेस एंड जो परचेज कॉस्ट है माइनस सीओजीएस यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करना है तुम लोगों को। तो देखो कितना गुड्स सोल्ड हुआ है अक्टूबर में, बताओ कितना गुड्स सोल्ड हुआ है अक्टूबर में। ये दोनों टोटल करेंगे तो पता चल जाएगा ना। ये देखो अक्टूबर में कितना सेल हुआ है 18,000 एंड 15,000, 18 एंड 15 टोटल करो देखो कितना आता है। 18,000 एंड 5,000 टोटल करो कितना आता है 23,000। लेकिन ये तो सेल वैल्यू है, ये तो सेल वैल्यू है, हम लोगों को चाहिए सीओजीएस। तो सेल से क्या लेस करने से सीओजीएस मिलेगा, अरे बताओ, अरे सेल से क्या माइनस करने से कॉस्ट मिलता है, प्रॉफिट। सेल से कॉस्ट, कॉस्ट सेल मतलब है क्या होता है, अरे सेल मतलब क्या होता है, सेल मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तुम लोग सुन रहे हो या नहीं, सेल मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। मुझे तो कॉस्ट चाहिए ना, तो सेल से क्या माइनस करना पड़ेगा, प्रॉफिट। सिर्फ एक जन बता रहे हैं मुझे सेल से प्रॉफिट माइनस करने से हो जाएगा कॉस्ट। जैसे मैंने कितना टफ चीज पूछ लिया तुम लोगों से। तो सेल से प्रॉफिट माइनस करना है, तो सेल से प्रॉफिट माइनस करो। सेल कितना है अक्टूबर का 18,000 एंड 5,000 टोटल सेल 18,000 प्लस 5,000 दैट इज 23,000 और जो प्रॉफिट है वो 25% है। तो 23,000 पे 25% लगाओ क्योंकि प्रॉफिट तो ग्रॉस प्रॉफिट तो हमेशा किस पे होता है, सेल पे होता है। तो 23,000 पे 25% लगाओ, लगा के देखो कितना आ रहा है, फिर माइनस इक्वल टू करो तो देखो कितना आ जाएगा कॉस्ट। कॉस्ट कैलकुलेट करो और मुझे बताओ, सब कोई कॉस्ट कैलकुलेट करो मुझे बताओ। मैम 1,150 হ্যাঁ মাইনাস করে বলো 17,250 আসবে তো। यस मैम। हाँ 18,000 तुम लोग को समझ में आ रहा है ना, मतलब छोटा मोटा अगर आंसर नहीं दोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा। 18,000 प्लस 5,000 ये टोटल सेल है, इससे माइनस करना पड़ेगा 25%। अब माइनस मतलब सिर्फ माइनस वैल्यू मत लिख दो, इतना तो समझते हो ना तुम लोग। 18,000 प्लस 5,000 23, इस पे 25% लगाएंगे तो 5750, वो तो प्रॉफिट का पोर्शन आ गया। माइनस इक्वल टू दबाएंगे तभी आएगा 17,250, ठीक है। तो 17,250 आ जाएगा और इस पे यहाँ पर हम लोग ओवरऑल कैलकुलेशन करके लिखेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक क्या होना चाहिए। देखो ये पूरा जो मैंने पोर्शन भी जो तुम लोग को करने के लिए दिया था ना, यहाँ पर देखो बजट कॉस्ट शीट सब मिक्स्ड अप एक क्वेश्चन है, अलग एक क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर ये क्लोजिंग स्टॉक वाला ही जो है थोड़ा ट्रिकी है, बाकी तुम लोग चाहो तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाने से कर पाओगे, ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं कर पाओगे, यहाँ पर थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो बताओ कितना हो रहा है 20,000 दीदी 28,750 হবে टोटल। अच्छा 28,750, अच्छा मैंने लिख दिया 28,750। उसके बाद नेक्स्ट ऐसा ही कैलकुलेशन करो, इसी तरह से लिखो जो मैंने समझाया, तो देखो कितना आ रहा है। इसी तरह से करना है, नेक्स्ट मंथ का भी इसी तरह से करना है। नेक्स्ट मंथ का भी करो। तो नेक्स्ट मंथ का कैसे करोगे, क्या करना है, पहले ओपनिंग स्टॉक लेना है। तो ओपनिंग स्टॉक कौन सा होगा, जो अक्टूबर का क्लोजिंग स्टॉक है ये वाला, यही नवंबर का हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक। तो 28,750 प्लस परचेज। अब परचेज तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना हम लोगों को, ये देखो परचेज क्या है 27,000, लेकिन इसमें 3,000 जो है वो वेजेस का हम लोगों को ऐड करना है। तो 27,000 प्लस 3,000
माइनस अब जो है COGS कैलकुलेट करना है। तो COGS कैसे कैलकुलेट करेंगे, 20 + 6 और उसमें हम लोगों को GP लगाना है 20,000 + 6,000 माइनस वही 25%। बस अब बताओ कितना होगा। $19,500 COGS। COGS आ रहा है 19,500। हाँ अब ओवरऑल देखो कितना आ रहा है 39,250। हाँ 39,250। अब दिसंबर का फिर 39,250 हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक। अब दिसंबर का परचेज देख लो और उस पे लगाओ वेजेस। तो दिसंबर का परचेज जो है कितना है 26,000 है, 26,000 और उस पे हम लोगों को वेजेस लगाना है। तो 26,000 प्लस वेजेस का वैल्यू चला जाएगा यहाँ पर और यहाँ हम लोग दोनों सेल -25% करना है। तो देखो कितना है सेल है 25 and 8। तो 25,000 प्लस 8,000 चेक करो। देखो इतना आ रहा है 43,500। 43,500 43,500। तो ये मिल गया हम लोगों को क्लोजिंग स्टॉक। अब इसका टोटल करेंगे और उस टोटल को वहां पर अच्छा टोटल क्या करेंगे, देखो क्लोजिंग स्टॉक तो मिल गया किसका, हम लोगों को दिसंबर का मिल गया। तो हम लोग को यही वाला पुट करना पड़ेगा, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग इसी तरह से पुट करना है क्योंकि हम लोग 3 मंथ्स का कर रहे हैं। तो 3 मंथ्स का अक्टूबर जो है वो ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा और दिसंबर जो है क्लोजिंग स्टॉक। तो ये सब एडजस्ट होते होते हम लोग को पता चला कि आफ्टर ऑल दिसंबर में क्लोजिंग स्टॉक जो बचा वो है 43,500। तो यहाँ पर 43,500 लिखते हैं। $43,500। अब देखो कितना आ रहा है रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करके, मतलब 20,000 प्लस 76,000 माइनस 43,500। हाँ 52,500 आ रहा है रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो इसे आउटर कॉलम में लिखते हैं 52,500। ये आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम। और इसके बाद हम लोग को क्या करना चाहिए, इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे एक्चुअली मैंने यहाँ पर COGS लेस करके लिख दिया है तो बाकी सारा डेटा हम लोग लेस करते हुए लिखेंगे। रॉ मटेरियल कंज्यूम लिख लिया हम लोगों ने, दैट इज 52,500। और नेक्स्ट अब लिखेंगे, देखते हैं क्या है। इक्विपमेंट ये तो लॉस हुआ है, ये वाला होगा। सेलिंग ओवरहेड है 1500 पर मंथ, ठीक है। सेलिंग ओवरहेड है 1500 पर मंथ। तो सेलिंग ओवरहेड लिखेंगे 1500 पर मंथ, ये 3 मंथ्स का है तो 1500 इंटू 3 मंथ्स। तो कितना हो जाएगा 4,500। उसके बाद क्या है, सेलिंग ओवरहेड के बाद है रेंट। रेंट दिया हुआ है 3,600 फॉर द ईयर टू बी पेड इन अक्टूबर 2012, ठीक है। ये पूरे साल का दिया हुआ है यानी 12 मंथ्स का दिया हुआ है, ठीक है। हम लोगों को 3 मंथ्स का कैलकुलेट करना पड़ेगा, 12 मंथ्स का दिया हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे रेंट 3,600 12 मंथ्स का दिया हुआ है इंटू 3। तो 3,600 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3, तो ये आ जा रहा है 900। अच्छा और क्या है, और है
लॉस हुआ था, देखो वहां पर भी हम लोगों ने बजट में भी शायद मतलब वो कैलकुलेट किया था, लॉस तो नहीं लिखा था। लॉस हुआ है मशीन सेल करके, देखो मशीन का वैल्यू है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट है कितना 30,000, विल बी रिप्लेस्ड एट ए कॉस्ट ऑफ 30,000 का न्यू इक्विपमेंट लाया गया था, 14,000 विल बी अलाउड इन एक्सचेंज फॉर द ओल्ड इक्विपमेंट एंड नेट पेमेंट 16,000। तो 16,000 का पेमेंट था और जो एक्सचेंज है वो 14,000 पे हुआ था और जो इक्विपमेंट का एक्चुअल वैल्यू था आफ्टर डिप्रिसिएशन 15,000। तो 15,000 वाला का एक्सचेंज वैल्यू 14,000 आया था, तो लॉस हुआ है 1,000। तो लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट 15,000 माइनस 14,000, तो ये हो गया 1,000। अब इसे कैलकुलेट कर लो, तो देखो कितना होगा, कैलकुलेट करो। $23,100. 23,100, तो एक्चुअल प्रॉफिट 23,100। तो एक्चुअल प्रॉफिट आ गया 23,100। बस इतना ही करना था तुम लोगों को। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया था, ऐसे ही करना है तुम लोगों को, अगर आ जाता है कैश बजट के साथ ऐसा कोई क्वेश्चन। छोड़ देंगे। मेन यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेशन था, क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट नहीं कर पाओगे तो फिर नहीं सॉल्व होगा। अच्छा, अब एक कैश बजट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मैम स्टार्टिंग से एक बार दिखा दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है मुझे। अच्छा, यही है स्टार्टिंग। हो गया मैम, ये पेज 2 है और अच्छा ठीक है। तो अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ये भी कैश बजट है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर ए कैश बजट ऑफ द जयपुर रेफ्रिजरेटर प्राइवेट लिमिटेड फॉर द क्वार्टर, ठीक है, जैन टू मार्च, क्योंकि क्वार्टर किस तरह से होता है, 3 मंथ्स का होता है, मतलब पूरे ईयर को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 मंथ्स आएगा, 12 होता है, 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय 4 क्वार्टर, यानी किसी भी चीज को अगर 4 पार्ट्स करते हैं तो 3 मंथ्स का क्वार्टर बनेगा। तो जैन टू मार्च का हम लोगों को कैश बजट बनाना है। सेल्स बजट यूनिट दिया हुआ है, देखो सेल्स बजट यूनिट मतलब जो सेल करेंगे उसका यूनिट कितना है, 60, 60, 65, 75, 80, और ये कब का है, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है 1000। ऑफ सीजन डिस्काउंट, क्योंकि रेफ्रिजरेटर का बिजनेस है तो सीजन ऑफ सीजन का मैटर तो आ ही जाएगा, तो ऑफ सीजन डिस्काउंट है 20%, 20%, 20%, मतलब ये ठंडे के टाइम पे, ठीक है, विंटर सीजन में। और जैसे गर्मी आ गया तो फिर डिस्काउंट का जरूरत नहीं है क्योंकि रेफ्रिजरेटर बिकना स्टार्ट हो जाता है। एंड ऑफ मंथ इन्वेंट्री यूनिट्स मतलब क्लोजिंग स्टॉक 10, 12, 15, 25, 25, मतलब ये सब यूनिट है। और जब प्राइस दिया हुआ है, देखो एक के आगे रुपीज लिखा हुआ है, ये सारा रुपीज का डेटा है। अब नीचे क्या बोला है, देखो हाफ द सेल्स प्रोसीड्स are collected in the month of sale and the other half in the month following। तो हाफ सेल प्रोसीड्स जो है वो कलेक्ट होगा उसी मंथ में जिस मंथ में सेल हो रहा है, यानी दिसंबर में जितना सेल होगा उसका 50% दिसंबर में ही कलेक्ट होगा और बाकी हाफ होगा फॉलोइंग मंथ में, मतलब दिसंबर का 50% दिसंबर में कलेक्ट और दिसंबर का 50% जैन में कलेक्ट होगा। तो ये कंडीशन है। नेक्स्ट, materials amounting to 300 per unit manufactured are purchased 1 month in advance of manufacture and paid for in cash, earning 5% cash discount on half of the material purchased। अब ये क्या,
मेटेरियल अमाउंटिंग टू ₹300 पर यूनिट, मतलब मेटेरियल जब खरीदने जाएंगे तो एक यूनिट का वैल्यू है 300। मैन्युफैक्चर्ड मतलब जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके लिए जो मेटेरियल चाहिए, आर परचेस्ड 1 मंथ इन एडवांस, और मेटेरियल जो हम लोग परचेस करेंगे वो 1 मंथ एडवांस करेंगे, यानी जैन के लिए जो मेटेरियल चाहिए वो दिसंबर में परचेस करेंगे, फेब के लिए जो चाहिए वो जैन में परचेस करेंगे, मार्च के लिए जो चाहिए वो फेब में, और अप्रैल के लिए जो चाहिए वो मार्च में, यानी 1 मंथ एडवांस हम लोग उसे परचेस करेंगे। और जब परचेस करेंगे तो किस तरह से पेमेंट होगा, एंड पेड फॉर इन कैश अर्निंग 5% कैश डिस्काउंट ऑन हाफ ऑफ द मटेरियल परचेज। और जब हम लोग कैश परचेज करेंगे तो हम लोग को 5% का कैश डिस्काउंट मिलेगा, और ये डिस्काउंट हाफ ऑफ द मटेरियल परचेज पे मिलेगा, जितना टोटल परचेज होगा उसके आधा पे हम लोग को 5% का डिस्काउंट मिलेगा। डायरेक्ट लेबर बजट वाज 50 पर यूनिट। लेबर को कैसे पेमेंट करना है, जितना यूनिट प्रोडक्शन होगा उस पे 50 रुपीज करके, एंड वेरिएबल ओवरहेड 100 पर यूनिट। यानी सबसे पहले हम लोग को ये पता करना है हम लोग को प्रोडक्शन कितना यूनिट करना है, तभी हम लोग लेबर का भी कैलकुलेट कर पाएंगे, वेरिएबल ओवरहेड कैलकुलेट कर पाएंगे, मेटेरियल का खर्चा कैलकुलेट कर पाएंगे। इनडायरेक्ट लेबर बजट वाज 6000 पर मंथ। अब इस पे कुछ कैलकुलेट करना ही नहीं है, हर महीना 6000 करके हो जाएगा, अब जितने मंथ के लिए हम लोगों को प्रिपेयर करना है। डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड यूनिफॉर्मली एट 3000 पर मंथ। ये क्या होगा, इसको कैसे अप्लाई करेंगे, क्या हुआ बताओ। हेलो, डेप्रिसिएशन को कैसे अप्लाई करेंगे, डिफरेंस क्या है डेप्रिसिएशन वाले लैंग्वेज में और इनडायरेक्ट लेबर वाले लैंग्वेज में? तो कुछ डिफरेंस नहीं, यूनिफॉर्मली मतलब एक ही तरह से। तो कैसे होगा बताओ। हेलो, आवाज आ रहा है ना मेरा? बताओ डेप्रिसिएशन किस तरह से अप्लाई होगा। बोल तो दिया है, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड यूनिफॉर्मली एट 3000 पर मंथ। अरे कोई तो बताओ सही आंसर क्या होगा। ম্যাম 3000 করে প্রতি 36 হবে। মাসে হবে, তো 3 মাসে জানুয়ারিতে 3000, ফেব্রুয়ারিতে 3000, মার্চেও 3000। अरे डेप्रिसिएशन आएगा ही नहीं, डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश है, नॉन कैश आएगा ही नहीं, हम लोग तो कैश बजट बना रहे हैं, तभी तो मैंने पूछा। डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन किसी को पे नहीं किया जाता, किसी से रिसीव नहीं किया जाता। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम होता है, मतलब इसके लिए कोई भी मतलब एक्चुअल कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, एक्चुअल कुछ भी पेमेंट वगैरह नहीं होता है, कैश का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होता ना, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया। अगर तुम लोग लिख दोगे, अगर सही से भी लिख देते हो, जैसे सही अगर ये डेप्रिसिएशन ना होकर कुछ और होता तो 3000 पर मंथ, यानी हर मंथ में 3000 करके देना पड़ता। देखने में आसान सा लग रहा है, लेकिन डेप्रिसिएशन तो आना ही नहीं चाहिए, बिकॉज हम लोग तो कैश बजट कर रहे हैं ना, इसमें थोड़ी कैश पेमेंट रिसिप्ट कुछ थोड़ी होता है। वैसे तो एक्सपेंस है, होने से पेमेंट ही होगा, लेकिन ये क्या है, ये तो नॉन कैश डेटा है तो एक्सपेंस, बट नॉन कैश एक्सपेंस है, तो डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। तो कभी भी ऐसा दिया हुआ हो तो इसे ध्यान में रखो। The fixed overhead budget was 6000 per month during off season and 7000 during season. Fixed overhead बता दिया है, जब off season है 6000 करके, during season 7000. Out of this, the quarterly premium for fire insurance amounting to 600 was payable in the first month of each quarter. तो यहाँ पर बताया है कि इसमें से क्वार्टरली प्रीमियम हम लोग को पे करना है। क्वार्टरली अगर पे करेंगे यानी 3 मंथ्स का एक ही बार में करना है, 3 मंथ्स का एक ही बार में करना है। क्वार्टरली प्रीमियम फॉर फायर इंश्योरेंस अमाउंटिंग टू 600, यानी एट ए टाइम 600 पे करना है, और फर्स्ट मंथ ऑफ ईच क्वार्टर पे करना है। यानी यहाँ पर हम लोग का जो भी जब से करने बोला है, यहाँ जैन टू एक्चुअली मार्च तक करने बोल रहा है, तो जैन टू मार्च करेंगे तो प्रीमियम जो पे होगा वो जैन में पे हो जाएगा 600। आउट ऑफ दिस बोला, यानी इसमें इंक्लूडेड है, तो पहले एक्सक्लूड कर लेंगे, ठीक है। एक्सक्लूड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर उसमें 600 ऐड बैक करेंगे। तो फिर से समझाएंगे जब करेंगे इसे।
डिविडेंड है फॉर द ईयर 2008, हम ये जो डेटा है ये 2009 का है, ठीक है। 2008 का डिविडेंड बता दिया है 2000, और ये डिक्लेयर होने वाला है मार्च 2009 में, और पेमेंट जो है मिलेगा वो मार्च और अप्रैल के मिडिल में मिलेगा, और मार्च और अप्रैल में मिलेगा तो कैसे मिलेगा, बोल रहा है कि पेमेंट्स वेर टू बी स्प्रेड बिटवीन मार्च एंड अप्रैल, तो दो में डिवाइड हो जाएगा, मार्च एंड अप्रैल में 1000 करके मिलेगा। इसका मतलब होता है कि दोनों में इक्वली मिलेगा। ए मशीन वाज सोल्ड फॉर 10,000 इन दिसंबर 2008, मशीन जो है प्रीवियस ईयर दिसंबर में सेल हुआ था और 3 मंथ्स का क्रेडिट अलाउड हुआ था, मतलब 3 मंथ्स बाद पैसा मिलेगा, ऐसा मतलब जो टर्म्स कंडीशन है वो अप्लाई हुआ था। तो दिसंबर में अगर सेल हुआ है तो पैसा रिसीव कब होगा, जैन पे मार्च को होगा, ठीक है। द कैश बैलेंस ऑन 1 Jan 2009 है 1000, कैश बैलेंस जो है बिगिनिंग जो है वो जनवरी का है 1000। अब हम लोग को कैश बजट प्रिपेयर करना है फॉर द क्वार्टर जैन टू मार्च। कैश बजट, पर्टिकुलर्स, जैन, फेब, मार्च और टोटल। लिखना क्या होता है हम लोगों को, रिसिप्ट्स और पेमेंट, तो रिसिप्ट और पेमेंट लिखेंगे। तो पहले रिसिप्ट लिखेंगे। रिसिप्ट में हम लोगों को क्या मिलेगा, देखो क्वेश्चन एक बार फिर से देखो, रिसिप्ट में हम लोगों को क्या मिलने वाला है, सेल हुआ है तो सेल का पैसा हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो कैश सेल का पैसा मिलेगा, और एक मशीन हम लोगों ने बेचा था जो दिसंबर लास्ट ईयर बेचा था, ठीक है, तो उसका 3 मंथ्स का क्रेडिट अलाउड था, तो मार्च में वो मिलेगा। और तो कुछ रिसिप्ट मुझे नहीं दिख रहा है, सिर्फ सेल और मशीन। तो सेल किस तरह से मिलेगा, हाफ द सेल प्रोसीड्स, जो भी सेल होगा उसका आधा कलेक्ट होगा उसी मंथ में और आधा होगा नेक्स्ट मंथ में। तो पहले हम लोग को ये पता करना है कि कितना हम लोगों ने सेल किया है। तो कोई मुझे कैलकुलेट करके बता सकता है कितना सेल हुआ है। ये देखो यहाँ पर कितना दिया है, सेल्स बजट यूनिट 60, ठीक है। ये दिसंबर का करना मैंडेटरी नहीं है, हम लोग जैन से चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग को जैन फेब मार्च दिया है, लेकिन दिसंबर लिखना पड़ेगा क्योंकि जैन में क्या मिलेगा, दिसंबर का 50% मिलेगा। तो 30,000 प्लस देखो कितना हो रहा है, चेक करो। तो पहले हम वर्किंग नोट बना रहे हैं, कैश रिसिप्ट, तुम लोग भी ट्राई करो, देखो हो रहा है कि नहीं। कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, और इसका क्या बता के रखा है, देखो किस तरह से होगा, हाफ द सेल प्रोसीड्स आर कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ सेल एंड अदर हाफ इन द मंथ फॉलोइंग। तो कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, ये पूरा ही दिखा देते हैं, क्रेडिट और जो कैश दोनों ही दिखा देते हैं। तो रूल्स क्या है, 50% क्या होगा, सेल्स ऑफ करेंट मंथ, ये देखो हम लिख देते हैं ताकि तुम लोग अपने आप कैलकुलेट कर पाओ। देखो लैंग्वेज जो बोला है 50% ऑफ, ये देखो इनटू करना है सेल ऑफ करेंट मंथ प्लस 50%, यानी 50/100 लिखा है मैंने, तुम लोग चाहो तो 50% लिख लो, अगर ऐसे तुम लोग को लग रहा है ये कंफ्यूज अगर हो जाते हो तो ये लो 50% ऑफ सेल ऑफ करेंट मंथ, और 50% का जो सेल है वो हो जाएगा सेल ऑफ लास्ट मंथ, सेल ऑफ लास्ट मंथ या फिर प्रीवियस मंथ, ये वाला लैंग्वेज भी यूज कर सकते हो। अब देखो हम लोग को करना क्या, हम लोग को जैन चाहिए, जैन फेब एंड मार्च। तो 50% सेल ऑफ करेंट मंथ, तो 50% और जैन मतलब करेंट मंथ का सेल, देखो करेंट मंथ का सेल कितना हो रहा है, ये देखो यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंदी है सम्स। सेल्स बजटेड यूनिट, तो देखो कितना सोचा है हम लोगों ने, सेल करना है 60 यूनिट और प्राइस कितना है 1000, लेकिन ये कौन सा है, ऑफ सीजन है, ऑफ सीजन डिस्काउंट 20%, तो 1000 के जगह किसी को सेल करोगे तो कितने में करोगे, 20% डिस्काउंट दोगे, तो कितना हो जाएगा सेलिंग वैल्यू बताओ पर यूनिट,
बताओ, तब हम डायरेक्टली लिख देंगे वहां पर। सेलिंग प्राइस पर यूनिट है ₹1000, लेकिन ऑफ सीजन है ना, रेफ्रिजरेटर सेल करता है, तो मतलब ठंडे के मौसम में कौन रेफ्रिजरेटर लेने जाता है? अगर जाओगे तो सस्ते में मिलेगा, 20% सस्ते में। 48 होगा, 48। 40, वो तो टोटल बोल रहे हो, डिस्काउंट करने के बाद आएगा 800। 1000 पे 20% माइनस करो, 1000 इंटू 20%, 200 का डिस्काउंट हो रहा है, यानी सेलिंग वैल्यू आ रहा है 800। सेलिंग वैल्यू कितना आ रहा है? 800। तो 800 और 60 यूनिट, तो जैन का जो यूनिट है, देखो जैन का यूनिट कितना है? 60, सॉरी जैन का यूनिट कितना है? 60, ठीक है। ये देखो ये वाला, ये 60, और जो सेलिंग प्राइस है वो 1000 होना चाहिए था, क्योंकि ऑफ सीजन है तो 20% डिस्काउंट, 1000 पे 20% डिस्काउंट मतलब 800 हो जाता है। तो ये हो गया जैन का सेल, लेकिन इसका 50% मिलेगा हम लोगों को, दैट इज कैश सेल, ये वाला पोर्शन कैश सेल। अब ये क्रेडिट, और यहाँ पर कौन सा मिलेगा? क्योंकि बोला है कि हाफ जो है वो मिल जाता है उसी मंथ को जिस मंथ में सेल किया, और हाफ मिलेगा प्रीवियस मंथ का। तो इसका प्रीवियस मंथ कौन सा है? जैन का प्रीवियस मंथ है दिसंबर, तो दिसंबर का जो सेल है उसका 50% जैन में रिसीव होगा। तो दिसंबर का सेल कितना होगा? ये भी इक्वली हो जाएगा। देखो 1000 का 20% डिस्काउंट है 1000 पे, तो 800 इंटू 60, तो 800 इंटू 60, 50%, 800 इंटू 60, तो कितना आ रहा है? देखो 800 इंटू 60 है दोनों केस में, इंटू 50%, तो 24,000, 24,000। 48,000। देखो समझ में आया कि नहीं? फिर से एक बार बता देते हैं। हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं डेटर से कितना मिलना चाहिए, और डेटर से मिलने का जो रूल्स है वो है कि जिस मंथ का सेल है उस मंथ का आधा मिलेगा और प्रीवियस मंथ का आधा मिलेगा। तो हम लोग जैन का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जैन में जो भी सेल होगा उसका 50% जैन में कैलकुलेट होगा, दिसंबर का 50% जैन में कैलकुलेट होगा। तो दिसंबर में 60 यूनिट सेल था और 1000 रुपीज करके होता, लेकिन ऑफ सीजन है 20% डिस्काउंट देना पड़ा, तो 1000 जो है वो रिड्यूस होकर 800 हो गया। 800 इंटू 60 करने पे जितना आएगा उसका 50% जैन में रिसीव होगा। जैन का जो करंट मंथ का है सेल, उसका भी वही हो रहा है 60 इंटू 800, बिकॉज ऑफ द सेम डेटा, जो वैल्यू आ रहा है वो सेम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया जैन का। अब फेब का कैलकुलेट करेंगे, 50% सेल ऑफ करंट मंथ, तो पहले 50% ले लेते, और करंट मंथ का सेल देखो, करंट मंथ का सेल कितना है? फेब का करंट मंथ का सेल हो जाएगा 1000 पे 10%, कितना हो जाएगा? হ্যালো দিদি, হ্যাঁ বলো। বলছি ফেব্রুয়ারি টোটালটা কি 53,250 এসছে? হ্যাঁ হ্যাঁ 53,250 ঠিক আছে। तो देखो तुम लोग भी कोशिश करो, हो जाएगा, इजी है, मैंने तो बता ही दिया। ये देखो 1000 जो है उस पे 10% डिस्काउंट, तो 900 इंटू 65, तो 65 यूनिट्स 900 करके हम लोगों को सेल करना है, प्लस 50% हो जाएगा जैन का। तो जैन का 50%, अब देखो डेटा 50% है, तो यहाँ पर जितना लिखा है यहाँ पर भी तो उतना ही हो जाएगा ना, 50% होने से तो इक्वल डेटा ही बचेगा। तो ये देखो यहाँ पर टोटल करके 900 इंटू 65 इंटू 50%, तो 29,250 प्लस 24,000, तो 53,250। देखो ये आ गया। और नेक्स्ट कैलकुलेट करो फिर से 50%। मार्च में देखो इसमें कुछ डिस्काउंट नहीं होगा क्योंकि सीजनल है, तो 1000 इंटू 75, तो 1000 इंटू 70 750 है 66,750, और 50% जो है वो फेब वाला मिलेगा, तो फेब का 50% यानी 65 इंटू 900, तो यहाँ पर देख लो 75,000 इंटू 50%, तो 37,500 प्लस 900 इंटू 65 इंटू 50%, तो 29,250, दोनों का टोटल कर लो 66,750 आ जाएगा। कुछ नहीं, बस कंसेंट्रेशन रखोगे तो हो जाएगा। कैलकुलेशन कुछ भी टफ नहीं, बस तुम लोगों को ध्यान में रखना है 50% कौन सा लेना है, क्या करना है। तो ये देखो हम लोग को रिसिप्ट फ्रॉम डेटर ये मिल गया। अब हम लोग इसे पुट कर देते हैं यहाँ पर, जो हम लोग बजट बना रहे हैं यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। तो
यहाँ पर लिखेंगे रिसिप्ट्स में। रिसिप्ट्स में सबसे पहले कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। तो कैश क्रेडिट दोनों एक ही साथ हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, तो उसी तरह से लिख देते हैं। सबसे पहले आ रहा है 48,000, उसके बाद है 53,250 और ये 66,750 और टोटल कॉलम में टोटल कर लो और एक पॉइंट लिख लेते हैं हम, सेल ऑफ मशीन। मशीन जो सेल हुआ था प्रीवियस ईयर में दिसंबर में, उसका पेमेंट मिलने वाला है आफ्टर 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स आफ्टर यानी मार्च हो रहा है, तो 10,000, ठीक है। और कुछ नहीं रिसीव होगा, तो यहाँ पर टोटल कॉलम में 10,000 आ जाएगा और इसका टोटल करके मुझे बता दो कितना होगा। दीदी 1,68,000। 1,68,000। अच्छा, अब यहाँ पर इस तरह से टोटल करेंगे 48,000, 53,250 और ये हो जाएगा 76,750 और ये हो जाएगा 1,70,000। ये हो गया टोटल कैश रिसिप्ट, ये हो गया टोटल रिसिप्ट। ये ऑप्शन यहाँ पर सॉरी यहाँ पर पॉइंट ए कर दिया मैंने, ठीक है। और इसको कर देते हैं क्लोज। अब नीचे लिखेंगे पेमेंट। देखो पेमेंट में भी क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या क्या पेमेंट करना है हम लोगों को। देखो फिर से समझो, पेमेंट में क्या बोला है। सबसे पहले है मेटेरियल। मेटेरियल के बारे में बोला है, मेटेरियल अमाउंटिंग टू 300 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड और परचेज 1 मंथ एडवांस। 1 मंथ एडवांस में खरीद लेंगे, जितना यूनिट का रिक्वायरमेंट है वो मेटेरियल। तो यूनिट, उतना यूनिट के लिए हम लोग मेटेरियल खरीदेंगे जितना यूनिट हम लोग प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये कैलकुलेट करना चाहिए कि कौन से मंथ में हम लोग कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो देखो वर्किंग नोट में हम लोग यहाँ पर करते हैं, नेक्स्ट वर्किंग नोट यहाँ लगा रहे हैं। देखो नेक्स्ट वर्किंग नोट में वर्किंग नोट नंबर 2 दे देते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे यूनिट प्रोड्यूस्ड, तो बाकी सारा खर्चा इसी से निकल जाएगा क्योंकि सभी डिपेंड ऑन यूनिट प्रोड्यूस्ड है। तो यूनिट प्रोड्यूस्ड कैसे मिलेगा हम लोगों को और कौन कौन से मंथ का चाहिए, जैन, फेब, मार्च। यूनिट प्रोड्यूस कैसे मिलेगा, देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। बजट में इतना दिन तो हम लोगों ने किया, प्रोडक्शन बजट। पहले क्या डिटरमाइन करना है, कितना परचेस करने जाओगे, कितना प्रोड्यूस करोगे, कैसे डिटरमाइन करोगे। पहले सेल्स डिटरमाइन होना चाहिए। बजट का फर्स्ट क्लास याद रखो, आज ये लास्ट ही क्लास हो रहा है बजट, उसके बाद दूसरा टॉपिक करेंगे हम लोग। तो ये देखो सेल, तो ये सेल जो है कितना सेल करना है उसी बेसिस पे हम लोग सोचेंगे कितना प्रोडक्शन करना है। प्लस अगर हम लोगों को कुछ क्लोजिंग स्टॉक में रखना है तो वो भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोगों के पास कुछ अवेलेबल है, ओपनिंग स्टॉक में अगर कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है तो उतना नहीं प्रोड्यूस करेंगे। तो प्रोडक्शन इक्वल टू क्या हो जाता है, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जैन का सेल कितना है, जैन का सेल है 60 और जो क्लोजिंग है वो हो जाएगा 10 क्योंकि दिसंबर, सॉरी ओपनिंग जो है वो हो जाएगा 10 क्योंकि दिसंबर का क्लोजिंग जैन का ओपनिंग हो जाएगा। और सेल जो है वो सेल है 60 यूनिट। तो पहले सेल लिखा है मैंने, सेल लिख दिया 60 यूनिट प्लस क्लोजिंग स्टॉक चेक करो, देखो क्या लिखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 12, तो क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे 12 माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जैन का ओपनिंग स्टॉक यानी दिसंबर का क्लोजिंग यानी 10। अब यहाँ पर यूनिट बताओ कितना हो रहा है कैलकुलेट करके। फिर फेब के लिए यही हो जाएगा, सेल इसी तरह से करना है। तो फिर 62 यूनिट्स। अच्छा फेब में देखो 65 यूनिट सेल करना है, क्लोजिंग कितना हो जाएगा, क्लोजिंग यूनिट हो जाएगा, देखो यहाँ पर चेक करते हैं क्लोजिंग यूनिट कितना बताया। क्लोजिंग यूनिट है फेब का 12 हो जाएगा, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। सॉरी क्लोजिंग बता के रखा है 15 और ओपनिंग हो जाएगा 12। तो क्लोजिंग बता के रखा है 15 और ओपनिंग हो जाएगा, जो जैन का क्लोजिंग है वही हो जाएगा फेब का ओपनिंग। तो यहाँ पर चेक करो कितना हो रहा है। सिमिलरली मार्च के लिए कैलकुलेट करते हैं। सेल है 75
क्लोजिंग है 25, 25 और 75, 25 सॉरी 75 है ये प्लस 25, और मार्च का मुझे क्या चाहिए, मार्च का मुझे ओपनिंग चाहिए, यानी फेब का क्लोजिंग चाहिए, तो फेब का क्लोजिंग है 15, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करो कितना हो रहा है, ये हो रहा है 3 और ये 68 और ये हो जा रहा है 10 और 85, ठीक है 85। और एडवांस मटेरियल खरीदा जाता है, यानी जैन के प्रोडक्शन के लिए जो है, जैन के प्रोडक्शन के लिए हम लोगों को जो है खरीदना कब है, देखो यहाँ पर एडवांस ऐसा कुछ बोला था, material amounting 300 per unit manufactured are purchased 1 month in advance of manufacture। तो जब मैन्युफैक्चर होगा उसके 1 मंथ पहले ही खरीद लिया जाएगा जिस मंथ में होगा। एंड पेड इन कैश अर्निंग 5% कैश डिस्काउंट ऑन हाफ ऑफ द मटेरियल परचेज। अच्छा, तो अब देखते हैं क्या मटेरियल का कैलकुलेशन होगा। वर्किंग नोट 3, पेमेंट कैसे करना है, पेमेंट फॉर मटेरियल, तो क्या होगा, यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड नेक्स्ट मंथ into 300 पर यूनिट, रुपीज 300 पर यूनिट, या फिर एट द रेट ऑफ रुपीज 300। देखो वही बोला है क्वेश्चन में कि मटेरियल का प्राइस है 300 पर यूनिट, मैन्युफैक्चर और परचेज 1 मंथ इन एडवांस, ठीक है 1 मंथ इन एडवांस, इसलिए मैंने लिखा है यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ में जो यूनिट प्रोड्यूस होगा उसे ही खरीद लेना है। तो जैन में हम लोग कौन सा खरीदेंगे, जैन में हम लोग उतना मटेरियल खरीदेंगे जितना प्रोडक्शन फेब में होने वाला है, क्योंकि जैन का आगे मतलब फेब का जो होगा, फेब में जितना प्रोडक्शन होगा उसी की प्रोडक्शन का रिलेटेड मटेरियल हम लोग को जैन में खरीदना है, क्योंकि 1 मंथ एडवांस खरीदना है। तो देखो फेब में क्या प्रोडक्शन होने वाला है, फेब में प्रोडक्शन होने वाला है 68 यूनिट्स, तो 68 यूनिट्स के लिए हम लोग को खरीदना है 68 यूनिट्स इंटू 300, ठीक है 68 यूनिट्स इंटू 300 इंटू 2.5%। अब ये 2.5% क्यों हुआ ये भी बता रहे, डिस्काउंट है, ठीक है। तो 68 इंटू 300 20,400 इंटू 2.5% माइनस इक्वल टू 19,890। समझा देते, देखो कैसे आ रहा है, ये एक्चुअली डिस्काउंट है माइनस 2.5%, ठीक है। क्यों 2.5% हो रहा है ये बता देते हैं। और यहाँ पर ऐसे भी दूसरे तरह से भी तुम लोग कर सकते हो, एक बार फिर से देख लो क्या बोला है। मटेरियल्स जो है वो एडवांस में खरीदना है, एंड पेमेंट कैसे होगा, पेमेंट फॉर इन कैश अर्निंग 5% कैश डिस्काउंट ऑन हाफ ऑफ द मटेरियल परचेज। तो हाफ ऑफ द मटेरियल परचेज पे कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो देखो हम लोग कितना मटेरियल खरीद रहे हैं, 68 यूनिट खरीदना है हम लोगों को, इसका हाफ कर दो तो डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 34। तो 34 यूनिट्स जो है, मतलब हाफ करोगे तो 34 होगा। देखो इस तरह से लिखते हैं तो तुम लोग समझ जाओगे। इसका आधा करेंगे, ठीक है, आधा पे डिस्काउंट मिलेगा, आधा पे नहीं मिलेगा। तो इसका 50-50% करते हैं, 34। तो 34 पे डिस्काउंट मिलेगा और एक 34 पे डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो जिसपे नहीं मिलेगा वो एट द रेट ऑफ 300 करके हम लोग को परचेस करना पड़ेगा, और जिसपे डिस्काउंट मिलेगा उसको खरीदेंगे 300 लेस 5% डिस्काउंट लगा के, ठीक है। तो 34 इंटू 300 करके देखो कितना होता है 10,200, और ये 300 पे 5% का डिस्काउंट लगा लो 510, 285 हो रहा है, ये हो रहा है 285 इंटू 34, तो 9690। अब दोनों का टोटल लगा 9690 प्लस 10,200, तो कितना आ गया 19,890, ठीक है। मैंने वहां पर एक शॉर्टकट यूज किया है, क्यों किया है वो भी बता देते, क्या लॉजिक लगाया मैंने। ये देखो, ये तो समझ गए होगे तुम लोग, क्वेश्चन में बताया था कि जितना यूनिट है उसका 50-50% करना है, 50% पे डिस्काउंट मिलेगा, 50% पे डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो जिस पे नहीं मिलेगा वो 300 करके परचेस करोगे, जिस पे मिलेगा उस पे 5% डिस्काउंट यानी 285 पे परचेस कर पाओगे। तो टोटल 19,890, और मैंने देखो यहाँ पर एक ही बार में किया और 19,890 आ गया। मैंने क्या लॉजिक लगाया, मैंने ये लगाया
कि अगर मतलब आधे पे मुझे 5% डिस्काउंट मिलेगा, आधे पे नहीं मिलेगा, तो मैंने डिस्काउंट को ही आधा कर दिया, डिस्काउंट को क्या कर दिया, आधा कर दिया, और पूरा वैल्यू पे कैलकुलेट कर दिया। तो 68 इंटू 300, अगर कोई भी डिस्काउंट नहीं होता तो 20,400 होता। अब इस पे डिस्काउंट जो है मैंने 50% लगा दिया, 2.5%, 5% का आधा कर दिया। अगर ऐसा करोगे तो तुम लोग को डायरेक्टली वही वाला वैल्यू मिल जाएगा। तो लॉजिक मैंने बस इतना ही लगाया, क्योंकि बिल्कुल 50% पे डिस्काउंट मिलेगा, 50 पे नहीं, तो मैंने डिस्काउंट को ही आधा कर दिया, तो मैथमेटिकली कैलकुलेशन वैसे ही सेम हो जाएगा। और अगर तुम लोग को ये ठीक नहीं लगता है 2.5%, तो तुम लोग इस तरह से कर सकते हो। अब फेब में जो खरीदेंगे वो मार्च में कितना चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करेगा, 85 यूनिट्स मार्च में चाहिए, 85 यूनिट्स। तो 85 यूनिट्स इंटू 300 लेस 2.5%। फिलहाल हम ऐसे ही कर देते हैं, तुम लोग चाहो तो मैंने दिखा दिया, कर सकते हो उस तरह से, जगह छोड़ दो। तो यहाँ पर हो जाएगा 2486, 2.5 आ रहा है, यानी 3 मार्च। और अब मार्च का लिखेंगे, तो मार्च में हम लोग खरीदेंगे अप्रैल में जितना रिक्वायरमेंट है। तो अप्रैल में कितना रिक्वायरमेंट है उसके लिए हम लोगों को अप्रैल का यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जो हम लोगों ने नहीं किया था। तो ठीक है, यहाँ पर अप्रैल का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अप्रैल का सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, सेल्स कितना है 80 और क्लोजिंग स्टॉक है 25 माइनस 25, तो ये हो जाएगा 80 यूनिट्स। तो ये हो गया 80 यूनिट्स। अब 80 यूनिट्स के लिए हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन कर देंगे। तो 80 यूनिट्स, 80 इंटू 300 माइनस 2 मतलब 2.5% माइनस इक्वल टू, तो 23,400, 23,400। तो ये हम लोगों को पेमेंट करना है मटेरियल के लिए, तो ये लिखना पड़ेगा। पेमेंट फॉर मटेरियल, तो 19,890 प्लस मतलब 24,863, तुम लोग टोटल करके देख लो कितना हो रहा है, 23,400। एक बार टोटल देख लो कितना हो रहा है। 68,153, 68,153। उसके बाद आ जाएगा पेमेंट ऑफ डायरेक्ट लेबर। अब देखो डायरेक्ट लेबर का कैलकुलेशन किस तरह से होगा। मटेरियल वाला हो गया। डायरेक्ट लेबर बजट वाज 50 पर यूनिट एंड वेरिएबल ओवरहेड 600, तो 50 पर यूनिट हम लोगों को देना है, ठीक है। तो 50 पर यूनिट करके कैलकुलेशन करेंगे। तो प्रोडक्शन कितना होगा, जैन में प्रोडक्शन हो रहा है 62, तो 62 इंटू 50 बताओ कितना होगा। ये देखो प्रोडक्शन के ऊपर होगा ना, तो जैन में कितना प्रोडक्शन हो रहा है 62, तो लेबर को कितना पेमेंट करेंगे। तो ये लो, उसका भी हम वर्किंग नोट बना देते हैं, वर्किंग नोट। तो जैन, फेब, मार्च पेड टू लेबर, तो लेबर को पेमेंट करेंगे। बताओ जैन का प्रोडक्शन कितना है 62 इंटू जितना करके होगा 68 इंटू और 85 इंटू यूनिट कितना था, मतलब रुपीस पर यूनिट कितना था 300 करके है। तो 300, 300 एंड 300। अब देखो कितना हो रहा है, 300 नहीं था ना, कितना था, सॉरी 50 कर लो, 50। मैंने मटेरियल वाला लिख दिया, 50 लिखो, 50। और बताओ कितना हो रहा है 3,100, 3,400 और 4250। अब इसे पुट कर देंगे वहां पर।
3,100, 3,400, 4,250 टोटल बताओ। $10,750। नेक्स्ट हो जाएगा पेमेंट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड तो उसमें एट द रेट ऑफ कितना है वेरिएबल ओवरहेड, शायद एट द रेट ऑफ कितना है 100 करके, वेरिएबल ओवरहेड एट द रेट ऑफ 100 करके। तो सिमिलरली लेबर के तरह ही करना है, 100 करके लगाओ यूनिट पे, तो 62 यूनिट है। फिर से बताओ 62 इंटू 100 करेंगे कितना होगा। यहाँ पर वर्किंग नोट में कर लेते हैं। ये देखो पेड फॉर वेरिएबल ओवरहेड एट द रेट ऑफ 100, तो 62 इंटू 100, 68 इंटू 100 और 85 इंटू 100, तो 6200, 6800, 8500। $6,200, 6,800 और 8,500, तो 62, 68, 85, तो 21500। और पेमेंट फॉर लेबर जो दिया हुआ है देखो 6,000 पर मंथ। इनडायरेक्ट लेबर लिख दो, पेमेंट फॉर इनडायरेक्ट लेबर, तो ये 6,000 पर मंथ है, तो 6,000, 6,000, 6,000, तो टोटल हो जाएगा 18,000। उसके बाद पेमेंट ऑफ डिविडेंड का यहाँ पर बताया था कि प्रीवियस ईयर का डिविडेंड इस ईयर में पेड हो रहा है, ठीक है। डेप्रिसिएशन तो नहीं होगा, उसे छोड़ देते हैं। अच्छा, उसके बाद था अच्छा फिक्स्ड ओवरहेड था, ठीक है, उसे कर लेते हैं। डिविडेंड यहाँ पर दिया हुआ है, वो लिख दिया मैंने, तो उसे लिख लेते हैं। डिविडेंड 2008 वाला डिक्लेयर हुआ है, 2,000 रुपीज का है, जो स्प्रेड करना है मार्च और अप्रैल में, तो 2,000। तो यहाँ अप्रैल का तो हम लोग डेटा कर नहीं रहे, मार्च तक का कर रहे हैं, तो मार्च में कितना पेमेंट करना पड़ेगा 1,000, 2,000 का 50-50 हो जाएगा, तो 1,000। तो यहाँ पर टोटल भी आ जाएगा 1,000। और अब लिखेंगे पेमेंट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड, इसमें भी एक कैलकुलेशन होगा क्योंकि यहाँ पर भी कुछ बताया था। तो फिक्स्ड ओवरहेड, उसके बाद हम लोग ये सारा टोटल करेंगे। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन फॉर फिक्स्ड ओवरहेड, तो कब का कैलकुलेट होगा, जैन, फेब और मार्च। तो एक्सपेंसेस क्या है, 6,000 है ड्यूरिंग सीजन और ऑफ सीजन है 7,000, ऐसा क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया है। फिक्स्ड ओवरहेड बजट वाज 6,000 per month during off season and 7,000 during season. Out of this, the quarterly premium जो है क्वार्टरली पे किया जाता है फॉर फायर इंश्योरेंस अमाउंटिंग टू 600 was payable in the first month of each quarter. फर्स्ट मंथ ऑफ ईच क्वार्टर पे करना है, इसमें से ही पे करना है हम लोग को, ठीक है। तो इसमें से पे करेंगे, तो सबसे पहले इसमें से डिडक्ट करते हैं, ठीक है। प्रीमियम का एक्सपेंस क्या हो जाएगा, तो प्रीमियम अगर क्वार्टरली, क्वार्टर मतलब 3 मंथ्स में एक बार, तो यहाँ पर जो क्वार्टर हम लोग कर रहे हैं उसका स्टार्टिंग हो रहा है जैन, ठीक है। तो हम लोग को 600 जो है वो जैन में पे करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ से इसे आउट करना है, ठीक है, एक्सक्लूड करना है, तो कितना आएगा 600 अगर वन टाइम पे करना है तो ये 3 टाइम में कितना कितना डिवाइड होगा, 200, 200, 200, ठीक है। 200, 200 करके इसमें इंक्लूडेड है, तो इसमें से पहले एक्सक्लूड करवा लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 5,800, 5,800 और ये लास्ट हो जाएगा 6,800। ये आ गया एक्सपेंडिचर अदर देन प्रीमियम, और अब ऐड करेंगे प्रीमियम पेड। अब पे क्या करना है 600, लेकिन जो है पे जो करना है हम लोगों को क्वार्टरली पे करना है, क्वार्टर का एकदम
फर्स्ट मंथ में, क्वार्टर का फर्स्ट मंथ में। अब वही 600 अब हम लोग पे करेंगे क्वार्टर के एकदम स्टार्टिंग में, यानी 5800 प्लस 600 हो जाएगा हम लोगों का क्वार्टरली पेमेंट। तो जैन का हो जाएगा 5800 प्लस 600 दैट इज 6400, बाकी सेम रहेगा जो भी है। तो यहाँ जगह नहीं है, नहीं लिख रहे हैं, वहां पर फाइनली पुट कर रहे हैं। $6,400, 5,800, 6,800 और टोटल 6,400, 5,800, 6,800, तो 19,000। अब तुम लोग मुझे कॉलम का टोटल बताओ। कॉलम का टोटल প্রিমিয়াম টু হ্যাঁ বলো। বলছি একটু প্রিমিয়ামের জায়গাটা একটু আরেকবার দেখ। আচ্ছা দেখাচ্ছি, এক মিনিট। ये देखो प्रीमियम जो है 6,000 करके ये फिक्स्ड बता ही दिया था, और इसमें जो है इंक्लूडेड है आउट ऑफ दिस, मतलब इसी में से हम लोगों को 600 प्रीमियम का पे करना है। तो हर मंथ से कितना कितना एक्सक्लूड कर ले, क्योंकि प्रीमियम तो फिक्स्ड ओवरहेड होता है ना, तो टोटल फिक्स्ड ओवरहेड बता दिया, उसमें से प्रीमियम का जो है वो हम लोग एक्सक्लूड करेंगे, वो सिर्फ जैन में पूरा, मतलब ओवरऑल 600 हम लोग को जैन में पे करना है। और हम लोगों ने सोचा था इसमें ऐसे एक्सक्लूड मतलब इंक्लूडेड है 200 200 200, तो फिर हम लोग इससे एक्सक्लूड कर लेंगे बिकॉज ये टोटल फिक्स्ड ओवरहेड है। तो टोटल फिक्स्ड ओवरहेड दैट इंक्लूड आल्सो प्रीमियम, तो फिर प्रीमियम को एक्सक्लूड कर लिया हम लोगों ने 200 करके इवनली, और यहाँ पर ऐड कर दिया 600। मैम 1,38,403 कौन सा वाला कलम का टोटल, कौन सा वाला कॉलम तो क्या बताओ, मतलब मार्च Payment. जैन फेब, हाँ मतलब जैन फेब मार्च, कौन सा, या फिर ये वाला टोटल वाला? टोटल वाला कितना बताओ, लिख लेते हैं। बताओ ज्योति कितना? 1,38,403। अच्छा ठीक है, बाकी सब कैलकुलेट करते जाओ, मुझे बताते जाओ। দিদি জানুয়ারি হচ্ছে 41,590। 41,590, अच्छा। হ্যাঁ और ये वाला ফেব্রুয়ারি হচ্ছে 47,463। মার্চ হচ্ছে 50,550। 50,550, হ্যাঁ अच्छा। 23,400, 4250, 8500, 7,000, 6800, 49,950 আসছে না আমার এটা? এটা একবার চেক करो, मेरा तो 49,950 आ रहा है, देखो तो एक बार सबको ये वाला चेक करके। $49,950। और ये वाला मेरा आ रहा है 46,863, ये वाला भी यस मैम हाँ 46,863। अच्छा और एक बार चेक कर लो, ये लास्ट एक बार चेक कर लेते हैं, जैन वाला 19,890, 3,100, 6,200। রশনি মনে হচ্ছে কোনো একটা অ্যাড করনি, সেই জন্য সবকটাতে একটু করে কম। মার্চে যে ওই প্রিমিয়াম অ্যাড করেছিলে না 600, ওটা 7400 হবে না? কারণ প্রথমে 7,000 থেকে 200 মাইনাস করেছিলাম, তারপরে তোমার 6800 এসেছিল, ওর সাথে 600 অ্যাড করতে হবে না? তো 5,800 থেকে 600 অ্যাড করলাম। না 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 সব না, সবকটাতে কেন অ্যাড করব? আমরা তো একবারই পেমেন্ট করব না, মানে আগে আলাদা আলাদা মান্থলি আমাদের এখানে বলা ছিল আমাদেরকে পেমেন্ট করতে হবে জাস্ট যেটা আমাদের হচ্ছে কি বলে ওটাকে
क्वार्टर एकदम स्टार्टिंग है, ये देखो क्या लिखा हुआ है, पेमेंट 600 का पेमेंट एक ही बार होगा। ये देखो बोल रहा है कि पेमेंट वेट टू बी, ये देखो क्वार्टरली प्रीमियम फॉर फायर इंश्योरेंस अमाउंटिंग टू 600 वाज पेबल इन द फर्स्ट मंथ ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर का फर्स्ट मंथ में कैलकुलेट करना है। तो जैन टू मार्च का जो क्वार्टर है उसके बाद का क्वार्टर क्या होगा, अप्रैल मई जून। तो जैन टू मार्च का जो क्वार्टर है उसका फर्स्ट मंथ कौन सा है, जैन, इसीलिए मैंने यहाँ पर देखो टिक लगाया। तो यहाँ पर मुझे 600 पे करना है, हर मंथ थोड़ी करना है। तो फिर खर्चा 600 करके कितना हो जाएगा, तो 1800 हो जाएगा ना। तो प्रीमियम का 1800 नहीं है, क्वार्टरली प्रीमियम का एक्सपेंस है 600 करके, क्वार्टरली प्रीमियम का एक्सपेंस है 600। तो सिर्फ जैन में पे करना है वो, क्योंकि बता ही दिया है हर एक क्वार्टर, मतलब जैन फेब मार्च ये क्वार्टर, ठीक है, फिर अप्रैल मई जून फिर ये एक क्वार्टर। तो यहाँ पर 600 यहाँ पर 600, इस तरह से करना है हम लोग सब में एडिंग। ওই জন্য প্রত্যেকটা কম আসছে। तो ठीक है, टोटल हम लोगों को मिल गया। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्लोजिंग बैलेंस क्या है। तो क्लोजिंग बैलेंस क्या है कैलकुलेट करेंगे। तो माइनस करो तुम लोग, माइनस करके मुझे थोड़ा हेल्प करो। क्लोजिंग बैलेंस, तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, सिर्फ बैलेंस लिखेंगे फिर क्लोजिंग लिखेंगे। यहाँ पर स्पेस लगाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे जैन फेब मार्च और टोटल। तो बैलेंस माइनस करके बताओ, जैन टू जैन माइनस करके प्लीज बताओ मुझे कितना हो रहा है। 48,000, 41,000, 500, 6,410, हाँ 6,410 पेड। 53 to 50 माइनस 6,387। अच्छा 6,387। अच्छा नेक्स्ट 26,800। अच्छा और टोटल का मैम 26। मैम बोल मैम জানুয়ারি পেমেন্টটা আসছে তো 4990। ভুল আছে জানুয়ারির পেমেন্টটা? না ওটা তো ঠিকই আছে, দেখলাম যে 41,590। তো আমার এসে 4990। 19,890 plus 3,100 plus 6,200 plus 6,000 plus 6,400 41,590 আসছে। দেখো কিছু ভুল করেছো, 41,590 আসছে। ঠিক আছে ম্যাম। मैम मार्च का बैलेंस 26,800 होगा। 26,800 होगा। अच्छा ठीक है, 26,800 कर लेते हैं। और टोटल का बताओ। 39,597। 39,597। अच्छा अब ओपनिंग बैलेंस, तो बताओ क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस क्या दिया हुआ था हम लोगों का। ये देखो 1000 ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 1000। अच्छा क्या ये सारा पॉजिटिव आया, कुछ नेगेटिव तो नहीं आया, मतलब पेमेंट और रिसिप्ट में कुछ पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं हुआ है, ये एक बार चेक कर लेते हैं। 48,000 रिसीव है, 41,000 के करीब एक्सपेंस है, 53 ये भी पॉजिटिव होगा। अच्छा ये 76 ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है कुछ भी नेगेटिव नहीं है। ठीक है देख लेते सही हुआ है कि नहीं, पता चल जाएगा अभी। 6410 प्लस 1000 7410 ये ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 6387 13,797 फिर 13,797 प्लस 26,800 तो 40,597। और लास्ट कॉलम में क्या करना है, लास्ट कॉलम में ये ओपनिंग बैलेंस को यहाँ ट्रांसफर करना है। तो 39,597 प्लस 1000 40,597। हाँ कैलकुलेशन तो सही है, नहीं तो टैली नहीं करता, सही हुआ है।
क्लोजिंग बैलेंस 7,410, 13,797, 40,597। हाँ, आंसर भी टैली कर गया। तो फिर जो है कैलकुलेशंस अमाउंट सारा सही है, अमाउंट कुछ भी गलत नहीं है, नहीं तो टैली नहीं करता। तो देखो ये क्वेश्चन वैसे कुछ टफ नहीं था बट बहुत लेंदी था, तो इस तरह से हम लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फटाफट करना पड़ेगा, टाइम बहुत लग जाता है इसमें। तो तुम लोग को ना हमेशा प्रोडक्शन मतलब क्या होगा, सेल्स मतलब क्या होगा, सीओजीएस क्या होगा, ये सब ना याद रखना पड़ेगा। ये सब मतलब तुम लोग भूल जाओगे तो फिर सोचने बैठोगे सेल क्या होगा, तो बस हो गया, तो फिर आधा से ज्यादा टाइम सोचने में ही चला जाएगा। अच्छा, अब हम लोग आज एक छोटा सा पार्ट इसका कर लेते हैं, परफॉर्मेंस बजट। परफॉर्मेंस बजट क्या होता है, लिखो। ओरिजिनल परफॉर्मेंस इज टू बी एडजस्टेड, original performance is to be adjusted in context of actual position. This way we are able to দিদি অ্যাডজাস্টমেন্টের পর কি বলতো? in context of actual. This way we are able to ascertain the budgeted cost for actual output. ascertain क्या है इसके बाद? The budgeted cost for actual output, the budgeted cost for actual output is to be compared with actual cost for actual output. Point number 3, with the help of comparison, we are able to identify the weaknesses. And last point, the weakness if not corrected will continue to increase. Therefore, the management will take
will take future corrective action. Future corrective action. तो इसे हम क्वेश्चन के साथ समझाएंगे ये सारा पॉइंट, ठीक है, कैसे ये सारा पॉइंट मतलब वैलिड हो रहा है, तो क्वेश्चन के साथ समझेंगे। पहले देखो ये क्या लिखा है मैंने, परफॉर्मेंस बजट, यानी बजट होगा परफॉर्मेंस के ऊपर, ठीक है, तो परफॉर्मेंस बजट, ठीक है, इतना पहले लिख लो। अब इसके ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो तुम लोग समझ जाओगे कि क्या है परफॉर्मेंस बजट। तो परफॉर्मेंस का हम लोग को कंपैरिजन करना है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। देखो छोटा सा क्वेश्चन है, जेड लिमिटेड हैड ए प्लान। हाँ बोलो। বলছি বিল টেকের পরটা কি লিখেছিলে? লাস্ট বিল টেক হচ্ছে the weakness will continue with this, therefore the management will take future corrective action. এটা বলছো তো, future corrective action, future corrective action। अच्छा देखो क्वेश्चन 24, जेड लिमिटेड हैड ए प्लान फॉर सेलिंग 5000 यूनिट पर मंथ। जेड लिमिटेड ने एक प्लान किया है, मतलब बजट होगा इन लोगों का कि 5000 यूनिट सेल करना। प्लान मतलब क्या, जो मतलब एस्टिमेटेड है, ऐसा सोच रहा है कि 5000 यूनिट सेल करना है पर मंथ बेसिस पे एट एन एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पर यूनिट, और सेलिंग प्राइस है 10 पर यूनिट। द बजटेड वेरिएबल कॉस्ट, मतलब ये भी एस्टिमेटेड है, एस्टिमेटेड सेल करना है 500 यूनिट एट द रेट ऑफ 10, और वेरिएबल कॉस्ट है 4 पर यूनिट, एंड फिक्स्ड कॉस्ट वेर 20,000, ये भी बजटेड है। तो ये देखो सारा बजटेड दे दिया। द प्लान इनकम बीइंग 10,000 पर मंथ, और ये जो इन लोगों ने सोचा है कि इस तरह से हम लोग अपना प्रोडक्शन करके सेल करेंगे और इससे इनकम होने वाला है 10,000 पर मंथ। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो चुका है, ओनली 4,000 यूनिट्स कुड बी प्रोड्यूस्ड। तो एक्चुअली लेकिन 5,000 नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, 4,000 यूनिट प्रोड्यूस होगा क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं है। एंड द वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज बाय 50 पैसा पर यूनिट। अब वेरिएबल कॉस्ट तो बढ़ेगा ना, मटेरियल का क्राइसिस है तो मटेरियल प्राइस बढ़ जाएगा, तो वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल प्राइस आता है, तो यहाँ पर ओवरऑल वेरिएबल कॉस्ट बोल रहा है 50 पैसा पर यूनिट करके बढ़ जाएगा। द सेलिंग प्राइस वाज रेज्ड बाय 1, क्योंकि अगर तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा तो तुम्हें सेलिंग प्राइस तो इंक्रीज करना ही पड़ेगा, तो 10 के जगह वो 11 हो जाएगा। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन प्रोसेस एन एक्सपेंडिचर ऑफ 1000 वाज इनकर्ड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। तो बोल रहे हैं कि एक रिसर्च डेवलपमेंट में खर्चा किया गया है, दैट इज 1000 रुपीज, ठीक है, ताकि प्रोडक्शन प्रोसेस जो हो वो इम्प्रूव हो जाए, और ये फिक्स्ड एक्सपेंस होगा क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने से क्या हो रहा है, हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो वन टाइम होगा ना, तो ये फिक्स्ड होगा, ठीक है। तो इससे हम लोगों का प्रोडक्शन का कोई लेना देना नहीं है, प्रोडक्शन वैसे इंक्रीज हो रहा है वो ठीक है, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है ये हमारे फिक्स्ड कॉस्ट में आता है क्योंकि ये वन टाइम हो रहा है। प्रिपेयर करना है परफॉर्मेंस बजट, समरी रिपोर्ट इंडिकेटिंग प्लान्ड इनकम एंड एक्चुअल इनकम। पहले परफॉर्मेंस बजट क्रिएट करना है हम लोगों को, और हम लोग को समरी रिपोर्टिंग बनाना है। तो परफॉर्मेंस बजट देखो, अब थोड़ा सा बताते हैं व्हाट इज परफॉर्मेंस बजट। परफॉर्मेंस बजट में हम लोगों ने क्या देखा है, ओरिजिनल परफॉर्मेंस इज टू बी एडजस्टेड इन कंटेक्स्ट ऑफ एक्चुअल पोजीशन, ठीक है। ओरिजिनल परफॉर्मेंस और जो ओरिजिनल परफॉर्मेंस जो एडजस्ट हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने सोचा था 5000 प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन हम लोगों को 4000 में ही एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पोजीशन क्या हुआ है कि यहाँ पर रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो गया है। दिस वे वी आर एबल टू असर्टेन द बजट कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, और हम लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअल आउटपुट का बजट कॉस्ट कितना है, ठीक है, एक्चुअल आउटपुट का बजट कॉस्ट। तो ये तुम लोग का हो जा रहा है थोड़ा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, अगर तुम लोग को याद है तो उस रिलेटेड हो जा रहा है। तो ये देखो कैसे करना होता है परफॉर्मेंस बजट, इसका क्या फॉर्मेट होता है। पर्टिकुलर ओरिजिनल बजट, एडजस्टेड बजट, और एक्चुअल सिचुएशन। तो देखो जो ओरिजिनल बजट है वो हम लोगों का कितने यूनिट के लिए बना है, वो हम लोगों का 5000 यूनिट के लिए बना है। एडजस्ट और एक्चुअल कितना, एक्चुअल 4000 यूनिट के लिए। और इस बजट को अगर एडजस्ट करना है तो कितने में करना है, 4000, क्योंकि बजट तो हम लोगों ने 5000 सोच के बनाया था,
लेकिन 5000 तो एग्जीक्यूशन होगा नहीं, 4000 का एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। तो अगर 4000 यूनिट प्रोडक्शन होगा तो बजट के हिसाब से क्या खर्चा होगा और एक्चुअल सिचुएशन क्या हो रहा है, तो ये सब हम लोग को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सेल। तो हम लोगों ने सोचा था 5000 यूनिट प्रोडक्शन करेंगे इंटू 10 रुपीज करके, तो लाइन बाय लाइन जैसे लिखा है हम पहले उसी का कैलकुलेशन करें। पहले बजटेड सारा डेटा दिया हुआ है, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट है 4 रुपीज करके, तो 5000 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 20,000। उसके बाद है फिक्स्ड कॉस्ट, तो ये 20,000 दिया हुआ था। तो हम लोगों का देखो टोटल कॉस्ट कितना हो जा रहा है 40,000। यहाँ पर एक लाइन टान देते सेल में, तो टोटल कॉस्ट हो जा रहा है 40,000 और हम लोग का जो प्रॉफिट है वो हो जाएगा 50,000 माइनस 40,000, तो 10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ये बजट के हिसाब से था। ठीक है, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, एक्चुअली हो रहा है कि हम लोग 4000 यूनिट प्रोडक्शन करेंगे और सेलिंग प्राइस भी हम लोगों ने 11 रुपीज कर दिया है, दैट इज 44,000। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 4000 यूनिट पे ही एप्लीकेबल होगा क्योंकि 4000 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन 50 पैसा करके इंक्रीमेंट है, तो ये 18,000 हो रहा है। और फिक्स्ड कॉस्ट में हम लोगों ने 1000 रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाया, तो एग्जिस्टिंग 20 प्लस 1000 यानी 21,000। तो हम लोगों का टोटल कॉस्ट जो हो रहा है, टोटल कॉस्ट हो रहा है 39,000 और प्रॉफिट आ जाएगा 39 और ये 44 है, तो ये हो जाएगा 5,000। तो ये प्रॉफिट हो गया 5,000, ये एक्चुअल। और यहाँ पर देखो क्या है, एडजस्टेड बजट। एडजस्टेड बजट यानी बजट को हम लोगों को 5,000 से कम करके 4,000 करना पड़ा, लेकिन ये एडजस्टमेंट कितना है, ये इन यूनिट से चेंज किया हम लोगों ने और बजटेड वैल्यू से करना है। तो बजटेड कितना है 10 रुपीज, तो 40,000, क्योंकि तुम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट जो होता है उसी की तरह ये वाला कर रहे हैं हम लोग। तो बजटेड, ये देखो बजटेड एडजस्टेड बजट कितना हो जाएगा 40,000। एडजस्टेड बजट यानी हम लोग बजट को एडजस्ट कर लिए, यूनिट प्रोडक्शन जो है आउटपुट है 4000 पे, लेकिन बजटेड सेलिंग प्राइस है 10, यहाँ पर 4000 और बजटेड वेरिएबल कॉस्ट है 4, तो कितना हो जाएगा 16,000 और फिक्स्ड कॉस्ट में तो कोई चेंजेस नहीं होता है, तो 20,000, क्योंकि बजट के हिसाब से जितना है उतना ही लेंगे। तो ये 36,000 का टोटल कॉस्ट, फिर वेरिएबल और फिक्स्ड, और यहाँ पर जो प्रॉफिट है ये 36 है और ये 40 है, तो ये हो गया 4,000। तो देखो हम लोगों ने सोचा क्या था 10,000 का प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन हुआ कितना 5,000। अब इसका हम लोग समरी रिपोर्ट निकालेंगे। तो ये देखो यहाँ पर ऑलरेडी हम लोगों ने क्या कर लिया है, यहाँ पर पार्ट ए दैट इज परफॉर्मेंस बजट हम लोगों ने बना लिया है। अब हम लोग को क्या करना है, कंपैरिजन करना है और उसका रिपोर्ट। অ্যাডজাস্টেড বাজেটটা একটু দেখাও, ফার্স্ট এডটা সেলসটা। হয়ে গেছে। अच्छा अच्छा, अब देखो हम लोग बनाएंगे समरी रिपोर्ट। समरी रिपोर्ट यानी हम लोग का क्या चेंजेस जो हुआ है उससे हम लोग का इफेक्ट, मतलब क्या रिजल्ट क्या आ रहा है। तो देखो पर्टिकुलर और अमाउंट, तो इसमें हम लोग को रुपीस मतलब क्या प्रॉफिट और लॉस क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे, पहले हम लोग को लिखना है बजटेड इनकम, क्योंकि पहले हम लोगों ने बजट का ही सोचा था। तो बजटेड इनकम, तो हम लोगों ने क्या एस्टिमेट किया था, हम लोगों ने एस्टिमेट किया था कि इनकम हो जाएगा हमारा 10,000। ठीक है, लेकिन ये इनकम जो है वो रिड्यूस हो गया। ठीक है, वो रिड्यूस हो गया, तो कितना रिड्यूस हो रहा है देखो। प्रॉफिट क्या क्या रीजन से हो रहा है, प्रॉफिट लॉस्ट ड्यू टू द रीजन ऑफ सेलिंग लोअर क्वांटिटी। सबसे पहला बात है कि हम लोगों ने तो क्वांटिटी ही जो है वो ही चेंज कर दिया, 5,000 की जगह 4,000 कर दिया, तो प्रॉफिट तो कम होगा ही। तो सेल्स लॉस्ट, सेल कितना लॉस्ट हो रहा है वो कैलकुलेट करेंगे। तो सेल्स लॉस्ट है 10,000। ठीक है,
सेल्स लॉस्ट हो रहा है 10,000 कैसे, देखो ये देखो, पहले हम लोग कंपेयर करेंगे ये बजट के साथ, बजट का ओरिजिनल बजट और एडजस्टेड बजट। देखो हम लोगों ने सोचा था 50,000 का सेल होगा, लेकिन हुआ कितना 40,000। एक बार इसके साथ इसका कंपैरिजन करेंगे, फिर इसका कंपेयर करेंगे। तो ओरिजिनल बजट के साथ एडजस्टेड बजट का पहले कंपैरिजन होगा कि हम लोगों ने क्या सोचा था, क्योंकि हम लोगों ने आउटपुट 4,000 में लिया तो बजट में उसका क्या इफेक्ट आ गया। तो 50,000 की जगह 40,000, तो सेल्स लॉस्ट हो गया है हमारा 10,000, इसीलिए मैंने लिखा है 10,000। और उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट, देखो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कम हो गया है, क्योंकि देखो वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर कितना हो रहा था 20,000, यहाँ पर हो गया 16,000। कम तो होगा ही, क्योंकि अगर यूनिट प्रोडक्शन ही कम हो जाएगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो जाएगा, बिकॉज वो तो डिपेंड करता है आउटपुट के ऊपर। तो वेरिएबल कॉस्ट सेव्ड ये हो रहा है 4,000। 16 और 20,000 का डिफरेंस, ये देखो 16 और 20,000 का डिफरेंस, ये हो गया 4,000। तो यहाँ पर देखो कितना आएगा 6,000, ठीक है। तो 10,000 हम लोगों ने सोचा था इनकम करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन में दिया हुआ था। ये देखो एक बार फिर से दिखा देते तुम लोगों को, ये देखो ये इनकम 10,000 करके होने वाला था। तो 10,000 करके इनकम होने वाला था, उसमें 6,000 जो है ये 10,000 सेल्स लॉस्ट हुआ, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट में सेविंग्स है 4,000। तो 6,000 एडवर्स सिचुएशन है, ठीक है, एडवर्स सिचुएशन है, क्योंकि ये तो नेगेटिव है, मतलब लॉस सोचो, लॉस, तो ये लॉस है ना, 10,000 का लॉस हो गया है, 4,000 का सेविंग्स हुआ है। तो 10,000 जो है ये नेगेटिव में, ये मैंने प्लस माइनस करके दिखाया, इसमें अगर तुम लोग ये माइनस ना दो तो बेटर होगा, शायद समझ जाओगे अच्छे तरह से। ये देखो ये सेव हुआ है 4,000 का, जबकि 10,000 का लॉस हुआ है, तो नेगेटिव में डेटा आ रहा है, इसे बोलते हैं एडवर्स सिचुएशन, यानी 6,000 नेगेटिव हो रहा है। 6,000 नेगेटिव, कंसेप्ट को समझो। 4,000 का वेरिएबल कॉस्ट बच रहा है, लेकिन सेल का लॉस 10,000 हो चुका है, यानी 6,000 का हमारा ओवरऑल लॉस हुआ है, लॉस थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। तो 10,000 माइनस 6,000 यानी 4,000 ओवरऑल हो रहा है। एडजस्टेड बजटेड इनकम, एडजस्टेड बजटेड इनकम जो मैंने यहाँ पर देखो, ये तो समरी रिपोर्ट है, यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी चेक किया था। ये देखो एडजस्टेड बजटेड इनकम कितना आ गया था 4,000। अब हम लोग नेक्स्ट कंपैरिजन करेंगे। अच्छा नेक्स्ट लिखेंगे प्रॉफिट इंक्रीज्ड ड्यू टू द रीजन ऑफ increase in the sale price, increase in the sale price। तो अब जो कंपैरिजन होगा ये पहले ओरिजिनल बजट और एडजस्टेड बजट, अब एक्चुअल और एडजस्टेड में ही हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये भी 4,000 के लिए है, ये भी 4,000 के लिए। तो इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे कि 4,000 के हिसाब से बजट का क्या खर्चा हो रहा था और एक्चुअली क्या हुआ। तो देखो हम लोग का 40,000 की जगह कितना सेल हुआ है 44,000, 40,000 की जगह 44,000। तो हम लोगों का 4,000 का सेल जो है वो ज्यादा हुआ है, 4,000 का सेल जो है वो ज्यादा हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4,000, तो ये फेवरेबल कंडीशन है। और उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट अगर देखोगे तो वेरिएबल कॉस्ट हम लोग का बढ़ गया है, क्योंकि 0.50 से बढ़ गया है। प्रॉफिट लॉस्ट ड्यू टू 50 पैसा इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट, 50 पैसा इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। तो देखो वेरिएबल कॉस्ट कितना बढ़ रहा है, ये देखो 16 एंड 18 2,000, तो ये भी एडवर्स सिचुएशन है। तो 2,000 वेरिएबल कॉस्ट जो है ये बढ़ गया है। और लास्ट हम लोग का क्या है, ये देखो फिक्स्ड कॉस्ट भी बढ़ गया है, 1,000 से फिक्स्ड कॉस्ट भी बढ़ गया है। फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज्ड 1,000, तो ये भी एडवर्स है। तो 1,000 ये खराब सिचुएशन है, लॉस, ये भी 2,000 जो है खराब सिचुएशन, यानी 3,000 जो है ये 3,000 जो है ये खराब हालत में है, और ये 4,000 जो है ये फेवरेबल है। तो 4,000 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4,000 माइनस 3,000, 4,000 माइनस 3,000 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1,000 आ रहा है, और यहाँ पर 4,000, ठीक है। ये वाला आउटर में लिखने से बेटर होता, एक मिनट।
ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, ये 4000 आ रहा है, 4000 फेवरेबल, और ये जो आ रहा है ये 1000 फेवरेबल, तो ओवरऑल आ रहा है 5000 फेवरेबल, ओवरऑल आ रहा है 5000 फेवरेबल, यानी एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो 5000 है। एक्चुअल प्रॉफिट जो है ये 5000 आ रहा है। तो ये देखो हम लोग को कंपेयर क्या क्या करना है, पहले ओरिजिनल बजट के साथ एडजस्टेड बजट कंपेयर करेंगे, फिर एडजस्टेड के साथ एक्चुअल सिचुएशन को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर देखो क्या लिखा था फिर, द बजट कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट इज टू बी कंपेयर्ड विद एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो देखो द बजट कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, बजट कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट 4000 है, इसका बजट कॉस्ट, इसे कंपेयर करना पड़ेगा एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो इन दोनों को हम लोगों ने कंपेयर किया। फिर नेक्स्ट, with help of comparison we can able to identify the weakness, हम लोग को पता चल जाएगा कि क्या weakness है, ठीक है, और the weakness if not corrected will continue to increase, therefore the management will take future corrective action। अगर by chance हम लोग weakness को नहीं करेक्ट करते हैं तो वो जो है इंक्रीमेंट होता जाएगा, हम लोग को क्या करना है, उसे फिर बाद में आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा, मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा अगर सिचुएशन को ठीक करना है तो ये देखो हम लोगों ने किया क्या, पहले इन दोनों को कंपेयर किया, फिर इन दोनों को कंपेयर किया, ठीक है, और यहाँ पर देखो जब इन दोनों को कंपेयर किया तो हम लोग को पता चला कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो देखो यहाँ पर से आराम से पता चल जाएगा, वो तो समरी रिपोर्ट है, एक मतलब फॉर्मेट है, उसी तरह से हम लोग को करना है। यहाँ पर 50,000 की जगह 40,000, सेल जो है 10,000 से देखो रिड्यूस हो गया, पहले मैंने वही लिखा है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट में 4,000 का सेविंग्स हो गया है, यानी जो 4,000 और माइनस 10,000 सॉरी 6,000 कर दो, वेरिएबल कॉस्ट में सेविंग्स हो रहा है हम लोग का 6,000, तो फिर हम लोग का कितना प्रॉफिट आएगा, 4,000 और ये नेगेटिव 10,000, ये देखो 4,000 और नेगेटिव 10,000, तो ओवरऑल एडजस्ट होके 6,000, तो हम लोग का कितना आ रहा है, इनकम 4,000 आ रहा है, बजटेड एक्चुअल इनकम। और उसके बाद जब इन दोनों का कंपेयर कर रहे हैं तो सेल जो है ये 4,000 से इंक्रीमेंट हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट जो है 2,000 से इंक्रीज हुआ है, तो ये फेवरेबल सिचुएशन है, सेल बढ़ा है, लेकिन कॉस्ट जो है दोनों कॉस्ट फिक्स्ड एंड वेरिएबल दोनों कॉस्ट ही बढ़ गया है, तो दोनों कॉस्ट बढ़ गया है, तो 3,000 का लॉस हुआ है, तो 4,000 माइनस 3,000 एडजस्ट करके 1,000 हुआ है। तो बजटेड इनकम है 4,000 और एक्चुअली कितना हो रहा है 1,000, मतलब इंक्रीज होने के बाद, तो फिर कितना आ रहा है 5,000, एक्चुअल प्रॉफिट हम लोग को मिलेगा 5,000। तो ये देखो बजट हम लोग यहीं तक करेंगे, बजट का बहुत सारा चीज हम लोगों ने कर लिया है, और कुछ है नहीं, जितना भी टाइप ऑफ क्वेश्चन होना चाहिए मैं कोशिश किया है कि सारा कवर कर पाए। नेक्स्ट हम लोग कुछ दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बजट हम लोगों का कंप्लीट है।